हेलो एवरीवन, मैं गौरव शुक्ला टेक स्क्वायर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। जी हाँ, यूपी प्रोग्रामर ग्रेड 2 और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो क्वेश्चन होने वाले हैं उसका हम सेट 3 लेकर आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने दो सीरीज कंप्लीट की है, सेट 1 एंड सेट 2। उसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। आज और बेहतर क्वेश्चन लेकर आएंगे और सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलेंगे, उसके ऑप्शन को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। और इसके पहले अगर आपने वो दोनों सीरीज नहीं देखी है तो पहले आप वो जाकर चेक कर लीजिए, ताकि आपको बेसिक आइडिया हो जाएगी हमारी सीरीज कैसे चल रही है। तो आपको इस वीडियो में समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और इस सीरीज को हम लंबा खींचेंगे, जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम इस सीरीज को लेकर आते रहेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट 3। सेट 3 में क्वेश्चन जो होने वाले हैं वो अच्छे लेवल के होने वाले हैं, तो पूरे क्वेश्चन को देखकर जाइएगा, स्किप मत कीजिएगा, स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखते हुए चलिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, द टैग्स यूज्ड फॉर स्पेसिफाइंग फॉन्ट इन HTML। देखो HTML में अगर आप देखो कि फॉन्ट बी, अगर मैं बी की बात करूं तो बी किस लिए यूज होता है? बी हमारा यूज होता है बोल्ड के लिए यूज होता है, ई हमारा इटैलिक के लिए यूज होता है, ठीक है। और यू हमारा किसके लिए यूज होता है? अंडरलाइन के लिए, ठीक है। बट अगर आप देखो एल, तो एल किसी में यूज नहीं होता। तो ऐसा कह सकते हैं कि फॉन्ट के लिए हमारा बोल्ड होगा, इटैलिक होगा और अंडरलाइन होगा। तो ए बी सी हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ लूप डज नॉट टर्मिनेट एट ऑल एंड कीप ऑन एग्जीक्यूटिंग एंडलेसली देन इट इज नोन एज। देखो इनफाइनाइट और फाइनाइट लूप को समझते हैं। देखो इनफाइनाइट लूप का मतलब क्या होता है कि कोई अगर लूप चल रहा है, साइकिल में है, तो वो ब्रेक ही ना हो, ठीक है, ब्रेक ना हो। अगर ब्रेक नहीं हो रहा है दैट मीन्स कि वो इनफाइनाइट टाइम चल रहा है, वो लूप करंटली लगातार क्या चल ही चल रहा है। तो इस वजह से जो इसका ऑप्शन होगा वो सही होगा हमारा इनफाइनाइट लूप। फाइनाइट लूप का मतलब एक कंडीशन जो होगी हमारा, वो उस कंडीशन को जब मीट कर लेगा तो हमारा कंडीशन मीट करने के बाद क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। अगर आप पाइथन, जावा या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको इनफाइनाइट और फाइनाइट लूप के बारे में पढ़ने को मिलेगा। बाकी ऑप्शन 1 और 2 की, अगर 1 एंड 4 की बात करूं तो ये क्या है? लूप के टाइप है, और इसमें एक और लूप होता है हमारा, वो होता है डू व्हाइल लूप। तो पाइथन में डू व्हाइल तो नहीं होता, बट डू व्हाइल बाकी लैंग्वेजेस में हम लोग पढ़ने को मिलता है हमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, assume you have a table in Excel sheet and e column you have to integer value starting with e2. What happen if new condition formatting rule $e2 greater than 10? देखो ये हो क्या रहा है कि एक कॉलम दिया हुआ है, ठीक है, और इस कॉलम का जो नेम है वो हमारा ई। अब ये कह रहा है कि दूसरी रो में E2 को हमने क्या दिखाया? ग्रेटर देन 10 दिखाया। तो ये क्या करेगा? तो देखो ऑल सेल विद वैल्यू ग्रेटर देन 10 विल बी हाईलाइट। देखो ऑल सेल की बात की है तो ऑल सेल तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन तो हमारा ये गलत हो गया। अच्छा, दूसरे में क्या है? रो इन द टेबल विद हाईलाइट इफ द डेटा वैल्यू इन कॉलम इज ग्रेटर देन 10। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। टेबल रो विल बी हिडन इफ द डेटा वैल्यू इन ई कॉलम इज ग्रेटर देन 10। तो ये हाइड तो नहीं करता, तो ये भी नहीं होगा हमारा, और ये भी नहीं होगा। देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जो ये सेल है, ये सेल एक्चुअली में जो जिस सेल में हमारा डेटा है वो सेल तो हाईलाइट होगा, ठीक है। अगर ये सिंगल सेल की बात करते हो तो ये हमारा सही हो जाता, बट ये सिंगल सेल की बात नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। What is SQL primarily used for in the context of relational database? देखो SQL किस लिए यूज होता है? तो आपको भी पता है कि जो हम SQL को पढ़ते हैं तो SQL में बेसिकली कमांड होते हैं, ठीक है। वो कमांड कौन से होते हैं? तो आपने पढ़ा होगा DDL कमांड, DML कमांड और TCL कमांड। ये कमांड करते क्या है? ये कमांड एक्चुअली में मैनिपुलेट करते हैं डेटाबेस को और क्रिएट करते हैं डेटाबेस को। देखो ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है और ये हमारा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होती है, और ये हमारा ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज होती है। तो सीधी सी बात है कि अगर हम डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं और साथ ही साथ क्रिएट कर रहे हैं टेबल को, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा।
डिजाइन यूजर इंटरफेस, तो ये हमारा यूआई यूएक्स की बात कर रहा है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। टू डिस्प्ले डेटा ऑन द वेब पेज, नहीं ये भी नहीं होगा, तो ये हमारा एचटीएमएल की बात कर रहा है या वेबसाइट की बात कर रहा है, तो ये हमारा होगा नहीं। टू फॉर्मेट प्रिंटेड रिपोर्ट, नहीं ये हमारा आउटपुट की बात कर रहा है, प्रिंटेड फॉर्मेट की बात कर रहा है, ठीक है, तो ये हमारा होगा नहीं। तो तीन ऑप्शन वैसे भी इनकरेक्ट हो गए, हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, विच टेस्टिंग मेथड इज ऑब्टेन रेफर एज अ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। देखो बेसिकली दो टाइप की टेस्टिंग बहुत ज्यादा पूछी जाती है, हमारी टेस्टिंग हो जाती है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है, और एक हमारा हो जाता है ब्लैक बॉक्स, ठीक है। अब दोनों के बारे में बात कर लेते हैं, व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है। देखो आप लोगों ने नोटिस किया हो जो डेवलपर साइड होती है, ठीक है, डेवलपर साइड का मतलब ये है कि जो किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं उनकी साइड से हम लोग जब टेस्टिंग करते हैं, अब देखो वो लोग जब टेस्टिंग करते हैं तो उन लोगों की टेस्टिंग में क्या फर्क होता है समझना है इस चीज को। अगर मैं कह रहा हूं कि उन्होंने एक एप्लीकेशन को क्या किया, डिजाइन किया है, अब उस एप्लीकेशन में उन्हें पता है कि कौन कौन सी कोडिंग होने वाली है, बैकग्राउंड में क्या होने वाला है, यानी वो कोडिंग को जानते हैं, और कोडिंग को जानते हुए जब वो कोई टेस्टिंग होती है, ठीक है, यानी मुझे ये पता है कि एग्जैक्टली हमें इनपुट क्या देना है और हमें आउटपुट क्या एक्सपेक्ट करना है, दोनों में फर्क होता है। देखो अगर आपको ये पता हो कि मुझे क्या इनपुट देना है, आउटपुट क्या आएगा, तो आप इजिली पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वही ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है, हम बैकएंड में क्या हो रहा है, बैकएंड की कोडिंग, ये कोडिंग या बैकएंड या कोडिंग के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं होती, हम क्या करते हैं डायरेक्टली उसको रन करके टेस्ट करते हैं, चेक करके आउटपुट एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए बस। तो इसका एक एग्जांपल हमें देखने को मिलता है बीटा टेस्टिंग। आप लोगों ने बीटा टेस्टिंग देखा होगा। बीटा टेस्टिंग क्या होता है, बीटा टेस्टिंग आप लोगों ने देखा होगा कि कोई एप्लीकेशन क्या करती है, बीटा टेस्टिंग के लिए कोई भी एप्लीकेशन रिलीज की जाती है, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन क्या होता है, रिलीज किया जाता है, और ये एक्चुअली में रिलीज करने के बाद क्या होता है, हालांकि इसमें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है, उसके साथ साथ बहुत सारी टेस्टिंग होती है, बट हम ये कहते हैं कि बीटा टेस्टिंग इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। क्यों, क्योंकि इसमें जो हमारे यूजर्स होते हैं वो बैकएंड के उन कोड को नहीं समझते हैं, तो इसलिए ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का एक एग्जांपल होता है हमारा बीटा टेस्टिंग, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, सिस्टम को एक तरीके से चेक करना, ठीक है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, सम एमएस एक्सेल वर्जन ऑफर सम कॉमन टेक्स्ट ओरिएंटेशन ऑप्शन विच द फॉलोइंग इज इनवैलिड। देखो आप लोगों ने नोटिस किया हो, अगर मैं इस सेल की बात करूं, ठीक है, तो या तो कोई मान लो कि कोई अगर टेक्स्ट लिखा हुआ है तो वो ऐसे लिखा होगा, या फिर ऐसे लिखा होगा, ठीक है, ऐसे लिखा होगा, और या तो फिर वो कुछ ऐसा लिखा होगा, ठीक है, ऐसे लिखा होगा। दैट मीन्स कि वो हॉरिजॉन्टल हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है, या रोटेट हो सकता है, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली हम रोटेट कर सकते हैं, बट टेक्स्ट बॉटम की कोई बात ही नहीं होती, यानी कि ये क्या है, इनवैलिड है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस टाइप की कोई भी ओरिएंटेशन होती ही नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, which of the following control problem does not exist when process unaware of each during interaction। देखो प्रोसेस जब ओएस में प्रोसेस इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे से, तो इसमें से कौन सा प्रॉब्लम जो कंट्रोल प्रॉब्लम होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ अगर देखो सीधी सी बात है, अगर वो एक दूसरे के बारे में अनअवेयर है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल जो एक्सक्लूजन होता है वो नहीं होता। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। अब डेडलॉक, स्टारवेशन या डेटा कोहेरेंस क्या होता है, इसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो डेडलॉक क्या होता है, जब रिसोर्सेज क्या करते हैं, आपस में फाइट करते हैं। सपोज ए है, बी है और सी है। ए के पास 2 रिसोर्सेज हैं, बी के पास भी 2 रिसोर्सेज हैं और सी के पास भी 2 रिसोर्सेज हैं। ये कह रहा है कि एक ये रिलीज करे तो मैं दूसरा रिलीज करूं, ये कह रहा है कि मैं
एक तब रिलीज करूंगा जब ये वाला रिलीज करेगा, और ये कह रहा है कि मैं रिलीज तब करूंगा जब ये करूंगा। तो ये आप देखो एक दूसरे पे ये डिपेंडेंसी हो गई, तो ये हमारा डेडलॉक हो जाता है। स्टारवेशन क्या होता है, जब किसी रीजन की वजह से समटाइम्स क्या होता है प्रोसेस प्रायोरिटी बेस में लिस्टेड होती है। अब क्या होता है कि कई बार कुछ किसी रीजन वजह से कुछ प्रोसेस क्या होते हैं नॉर्मली वो वेट ही करते रह जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग स्टारवेशन कहते हैं। ठीक है, कोहेरेंस क्या होता है, डेटा कोहेरेंस का मतलब ये होता है कि एक दूसरे से रिलेटिव जब डेटा हमारा एक तरीके से रुक जाता है तो उसको हम डेटा कोहेरेंस बोलते हैं। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। रिलेशन इज अ, अब रिलेशन ये डीबीएमएस का क्वेश्चन है, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्वेश्चन है। तो आरडीबीएमएस में अगर रिलेशन के बारे में पूछा जाए तो क्या है, तो अ रो, टपल और रिकॉर्ड या फिर 2D टेबल। तो आप देखो ये तीनों का मतलब एक ही होता है, दैट मीन्स कि ये क्या होते हैं, ये सिमिलर, या तो इन्हें रो बोला जाता है या टपल या रिकॉर्ड बोला जाता है। तो ये हमारा सिंपल एक ही होता है, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन या डी 2D टेबल। टेबल एक्चुअली में बोला जाता है, और 2D इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये दो डायमेंशन होती है, एक हमारी रो होती है और एक हमारी क्या होती है, कॉलम होती है, तो इसलिए 2D डायमेंशन टेबल बोला जाता है। क्लियर है ये चीज, चलो नेक्स्ट। डिसेबलिंग एन इंटरप्ट इज नोन एज, अब यहाँ डिसेबल होना चाहिए, ठीक है, डिसेबलिंग एन इंटरप्ट इज नोन एज, तो इसमें स्टॉप या हॉल्ट या रन या मास्क। देखो हॉल्ट जो होता है वो छोटे टाइम के लिए जो हमारा स्टॉपेज होता है उसको हम बोलते हैं। परमानेंटली स्टॉप हो जाना ये क्या होता है कि एक तरीके से वो कोई भी ऑपरेशन या कोई भी प्रोसेस फिर रिटर्न नहीं आ सकता। रनिंग प्रोसेस आपको पता है, बट मास्किंग क्या होता है, तो ये क्या होता है थोड़ी देर के लिए जो इंटरप्ट होता है, इंटरप्ट का मतलब ये होता है कि इसको डिसेबल कर देना। तो ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डिसेबल की बात की गई। क्लियर है ये चीज, चलो। द बुलियन एक्सप्रेशन, एक बुलियन एक्सप्रेशन दिया है और इसको मिनिमाइज करना है। आप चाहो तो इसको के मैप से भी कर सकते हो, बट मैं सिंपली के मैप की जगह आपको यहाँ मिनिमाइज करके दिखाता हूँ। दिया हुआ है ए बार, बी बार, सी बार, डी प्लस, ए बार, बी सी डी बार प्लस ए बी बार, सी बार, डी प्लस ए बी सी बार और डी बार। ठीक है, चलो इसको ऐसा करते हैं कि जो कुछ कॉमन है, क्या कॉमन कहीं से निकल सकता है, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है बी सी बार डी बार, और यहाँ पे भी एक कहीं देखो बी सी बार, ये सी बार है और डी बार, सी बार डी बार कहीं है नहीं। चलो ए बार देखो कहीं कुछ कॉमन मिल रहा है, हाँ ये वाला और ये वाला, देखो बी बार सी बार और डी ये दोनों कॉमन मिल रहे हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ए बार हमारा इधर बचेगा प्लस ए इधर बचेगा, और इसमें हमने कॉमन ले लिया बी बार, सी बार और डी को। फिर बाकी एज इट इज हमने लिखा ए बार, बी सी बार, सॉरी बी सी और डी बार। फिर एक लास्ट बचा हुआ है हमारा ए बी सी बार डी बार। ठीक है, अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी बार सी बार और डी प्लस ए बार बी सी डी बार प्लस ए बी सी बार डी बार। तो देखो कहीं ऑप्शन में है बी सी डी बार, ठीक है बी सी डी ये वाला नहीं होगा। फिर इसमें बी सी डी बार में देखो ए बी सी बार डी बार और ए बार बी, ये नहीं होगा। फिर हमारा बी सी डी ए बी सी बार डी बार, और इसमें ए बार ये भी नहीं होगा हमारा। ठीक है, और नहीं ये वाला हो सकता है बी सी डी बार ए बी, ये वाला सही है हमारा। ठीक है, ये वाला करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड अ सेट ऑफ चॉइस टू एन यूजर, इसमें कौन सा ऐसा होता है जो सेट ऑफ चॉइस करता है। देखो अगर मैं सारे ऑप्शन की बात करूं
तो ये एक्शन की डिमांड करता है। कोई बटन होती है उसमें कुछ एक्शन परफॉर्म होता है, ठीक है। टेक्स्ट क्या होता है, डिस्प्ले के लिए होता है, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए होता है। फिर कॉम्बो की बात करते हैं तो कॉम्बो एक्चुअली में कुछ सेट ऑफ टेक्स्ट होता है, ठीक है। कॉम्बो सेट ऑफ टेक्स्ट होता है जिसमें ऑप्शन तो आता है बट एक कॉम्बिनेशन होता है। बट लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो लिस्ट में क्या होता है, सेट ऑफ चॉइस होती है, ठीक है। और जो कि हमसे क्वेश्चन भी में भी पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एडजेसेंट एलिमेंट आर कंपेयर्ड एंड स्वैप्ड इन विच सॉर्टिंग टेक्निक। देखो सॉर्टिंग टेक्निक से हमारा क्वेश्चन कंफर्म है आने का, तो सॉर्टिंग टेक्निक अच्छे से पढ़ के जाइए। देखो बबल सॉर्ट क्या करता है, बबल सॉर्ट क्या करता है कि कोई भी, जैसे मैं एक लिस्ट ले रहा हूँ, अब इसमें पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट है, वो क्या करता है, पहला एलिमेंट दूसरे से कंपैरिजन करेगा, अगर बड़ा या छोटा होता है जैसा भी आप कंपैरिजन करते हैं तो वो स्वैप कर जाता है, फिर दूसरा एलिमेंट उठाता है, फिर बगल वाले से। तो ये एडजेसेंट से क्या कर रहा है, एलिमेंट को कंपैरिजन कर रहा है, स्वैप कर रहा है, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 तो करेक्ट हो जाएगा। इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है, इंसर्शन सॉर्ट में हम एक एलिमेंट को उठाते हैं और सबसे कंपैरिजन करते हैं लास्ट तक, जो सॉर्टेड एलिमेंट होते हैं, ठीक है, फिर उनसे स्वैप करते हैं, फिर ऐसा दूसरा एलिमेंट उठाएंगे, फिर कंपैरिजन करेंगे, तो ऐसा करके हम सारे एलिमेंट को कंपैरिजन करते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम की बात होती है, यानी मैक्स एलिमेंट, मिन एलिमेंट, इसको उठा के हम चीजें क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन करते हैं, स्वैप करते हैं। बाकी रही बात एडजेसेंट सॉर्ट की, तो ऐसी नाम की कोई टेक्निक ही नहीं होती, सॉर्टिंग टेक्निक नहीं होती, तो फोर्थ ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ IPv4। IPv4 आपको भी पता है कि आईपी एड्रेस की बात हो रही है, और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, आईपी वर्जन 4, ठीक है, आईपी वर्जन 4। आपको भी पता है कि आईपी एड्रेस दो टाइप से होती है, कौन कौन सी, एक हमारी होती है IPv4 और एक होता है हमारा IPv6। ये एक्सटेंडेड वर्जन है, ये वर्जन 6 है, ठीक है, वर्जन 6। ये अभी फिलहाल इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। अब देखो आईपी, जो IPv4 होता है, आईपी एड्रेस किस लेयर में काम करता है, ये हमारा नेटवर्क लेयर में काम करता है, क्लियर है, नेटवर्क लेयर में काम करता है। जो इसकी साइज होती है वो कितने होती है, वो साइज होती है आपका 32 बिट का, ठीक है, और 8 बिट का इसमें क्या होता है, ब्लॉक होता है, ठीक है, 8 बिट का इसमें 4 ब्लॉक होते हैं, ठीक। और एक एग्जांपल अगर मैं इसका लिखूं तो एग्जांपल मान लो 192 100 26 00 मान लो 01, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एग्जांपल हो गया। ध्यान रखिएगा 2 की पावर 8 से अबव, यानी 0 टू 255, इससे अबव नंबर यूज नहीं होता, तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड आ सकता है। वहीं IPv6 का भी क्वेश्चन हो सकता है, इसके साइज को लेकर आए तो कितना, इसकी साइज कितना होती है, ये होती है हमारा 128 बिट का, क्लियर है ये। और इसमें जो नंबर यूज होते हैं वो क्या होते हैं, डेसिमल होते हैं, और जो इसमें यूज होगा वो क्या होगा, हेक्साडेसिमल होगा, क्लियर है ये चीज, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। In multiprogramming with fixed partition, if a process require more memory than available in a partition, it may lead to, देखो आपको भी पता है कि अगर जो हम मेमोरी होती है उसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवाइड करके पार्टीशन, इसको मैंने A बना दिया, इसको B बना दिया, इसको C बना दिया, इसको D बना दिया। अब आपको भी पता है कि अगर मान लो मेमोरी की नीड हमें होती है एक से दूसरे में, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें जो पार्टीशन का होता है उसको हम क्या, फ्रेगमेंटेशन का यूज करते हैं, ठीक है। अब डी, इसमें पूछा जा सकता है फ्रेगमेंटेशन और डी फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, डी फ्रेगमेंटेशन, दोनों का कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। तो दोनों को कॉन्सेप्ट अगर पूछा जाए तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जो डिवाइड करना, और डी फ्रेगमेंटेशन का मतलब जोड़ना, ठीक है, क्लियर है ये चीज।
तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। डेडलॉक हमने पहले ही डिस्कस किया, स्टारवेशन भी पहले, क्लियर है। पेयोरिटी इन्वेंशन भी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। चलो, पोस्ट ऑर्डर बाइनरी ट्री का मतलब क्या हुआ, देखो इसके पहले मैंने वीडियो में डिस्कस किया है प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर क्या होता है। फिर भी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर क्या मतलब है। पहली बात तो इधर वाले को हम लोग बोलते हैं क्या, लेफ्ट चाइल्ड, और इसको बोलते हैं राइट चाइल्ड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं, नोड। क्लियर है, ये हमारा क्या नोड हो गया, ये हमारा क्या नोड हो गया, ये हमारा लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट। अच्छा, इस नोड के लिए ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। तो इसका जो एग्जांपल होता है, जैसे अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है, मान लो 2 + 5 और स्टार 6 + 8 ऐसा कुछ दिया हुआ, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, नोड ये हमारा हो गया, फिर हमारा ये हो गया प्लस, और ये हो गया, मान लो इसको माइनस मान लो। ठीक है, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। इसको मान लेते हैं 6, इसको मान लेते हैं 8, इसको मान लेते हैं 2 और इसको मान लेते हैं 5। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें से आते हैं। अब जो हमारा इन ऑर्डर होता है, इन ऑर्डर, ठीक है, एक हमारा होता है प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर पहले आता है, फिर इन ऑर्डर आता है, फिर हमारा पोस्ट ऑर्डर। तो पहले नंबर पे ये रहेगा, दूसरे पे ये रहेगा और तीसरे पे हमारा पोस्ट रहेगा। हम तीनों की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है, तो आपको तीनों पता होना चाहिए। देखो, इन ऑर्डर जैसा कि हम लोग लिखते हैं, पहले लेफ्ट, देन नोड, फिर देन राइट। प्री ऑर्डर का मतलब पहले नोड होगा, देन लेफ्ट होगा, देन राइट होगा। पोस्ट ऑर्डर का मतलब पहले लेफ्ट होगा, फिर राइट होगा, देन नोड होगा। देखो, इसमें हम प्री ऑर्डर को निकालने के लिए सबसे इजी तरीका बताते हैं। देखो, यहां से आप चलना स्टार्ट करो, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं। ठीक, यहां से आप चलना स्टार्ट करो, यहां से जो जो मिलता जाए उसको लिखते जाओ, और जो एक बार लिख लिया उसको दोबारा नहीं लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप यहां भी ऐसे कर सकते हो। तो आप देखो, आपको पहले ए मिला, फिर बी मिला, फिर डी मिला, फिर ई मिला। उसके बाद फिर देखो बी और ए फिर से मिल रहे हैं, जो कि हम लिख चुके हैं, तो इसलिए नहीं लिखे। फिर सी मिलेगा, फिर एफ मिलेगा और फिर जी मिलेगा। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहो तो कर सकते। देखो, प्री ऑर्डर में पहले नोड चलेगा, तो नोड हमारा पहला नोड ए है, दूसरा नोड बी मिला, फिर उसके बाद देखो यहाँ अगर इसके आगे होता तो ये भी मिलता, तो हम पहले, फिर उसके बाद देखो क्या है, लेफ्ट है, तो लेफ्ट में ये है, राइट में ये है, तो हमने लेफ्ट और राइट लिखा। फिर उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूँ, तो ये टोटल तो लेफ्ट हो गया ना, हमारा नोड हो गया, लेफ्ट हो गया, तो राइट वाला लिखना है। अब इस राइट वाले बॉक्स में अगर हम आ रहे हैं, तो राइट में देखो पहले नोड सी मिल रहा है, फिर उसके बाद एफ मिल रहा है, फिर हमारा जी मिल रहा है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी क्या होगा, स्टार होगा, प्लस होगा, 2 होगा, 5 होगा, फिर माइनस होगा, 6 होगा और 8 होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, प्री ऑर्डर हो गया। और उसके बाद पोस्ट ऑर्डर में क्या है, लेफ्ट लिखने के बाद फिर राइट लिखेंगे, फिर नोट लिखेंगे। इन ऑर्डर, एग्जैक्टली इन ऑर्डर, ये हमारा क्या है, इन ऑर्डर है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या हो गया, इन ऑर्डर हो गया। क्लियर है, ये हमारा इन ऑर्डर हो गया। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा। इसका ऑप्शन क्या होगा, लेफ्ट, राइट और नोड। तो ये हमारा पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट, राइट, नोड ये हो जाएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। Which of the following is memory is replaced between the CPU and main memory to increase CPU throughput? आपको भी पता है कि जो कैश मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट लिया गया, वो कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट इसलिए लिया गया, ये एक तरीके से मेमोरी को फास्ट बनाने के लिए, और सबसे महंगी और सबसे फास्ट जो मेमोरी होती है वो हमारी कैश मेमोरी होती है। कैश मेमोरी क्या होता है, एक तरीके से वर्चुअल मेमोरी होती है। वर्चुअल में इट इज द पार्ट ऑफ जो प्राइमरी मेमोरी होता है उसी का होता है, लेकिन इसको वर्चुअली क्रिएट किया जाता है। रीजन कि हमारा सीपीयू जो है वो क्या कर सके,
सीपीयू के थ्रूपुट को हम इंक्रीज कर सके, फ्रिक्वेंटली जो यूज चीजें होती हैं उनको एक कैश मेमोरी में यूज करता है, ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, प्रोसेस अच्छे से हो सके, फ्रिक्वेंटली जो यूज डेटा है वहां रख सको। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो सेकेंडरी मेमोरी आपको पता है, एक्सिलरी मेमोरी, ये दोनों ऑप्शनल मेमोरी होती है। ठीक है, सीक्वेंशियल मेमोरी जो सीक्वेंस में डेटा को स्टोर करती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड। नेक्स्ट, विच वन इज रिजर्व वर्ड इन सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज में कौन सा रिजर्व वर्ड होता है? आपको भी पता है रिजर्व वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व वर्ड को बोलते हैं कीवर्ड। क्या बोलते हैं, कीवर्ड। और सी में अगर कीवर्ड की बात करो तो ऑटोमेटिक के लिए क्या यूज होता है, ऑटो यूज होता है। कांस्टेंट के लिए हम जो कांस्टेंट यूज होता है उसको लिटरल बोला जाता है, लेकिन ये रिजर्व नहीं होता। ठीक है, लिटरल्स होते हैं। इंटीजर के लिए हम लोग इंट यूज करते हैं। और वोलेटाइल एक खुद क्या है, कीवर्ड है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, इज द नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। आपको भी पता है, देखो इनपुट आउटपुट तो वैसे भी नहीं होगा, ठीक है, या तो थ्रूपुट हो सकता है या फिर बॉड रेट। अब बॉड रेट क्या होता है, एक चैनल पर जो हमारा सिग्नल्स क्या होता है, सिग्नल्स का रेट होता है, उसको हम लोग बॉड रेट बोलते हैं, कितना सिग्नल्स ट्रांसफर हुआ। तो बॉड रेट तो होगा नहीं, हमारा ऑप्शन क्या बचा, थ्रूपुट होगा। थ्रूपुट में नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीट कितना हो रहा है पर यूनिट टाइम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रूपुट बोलते हैं। क्लियर है ये चीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। HTML डॉक्यूमेंट्स इज सेव्ड इन, आपको भी पता है मशीन लैंग्वेज कोड्स में तो होगा नहीं, बाइनरी फॉर्मेट में भी नहीं होगा, BCD में भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या बचा हमारे पास, ASCII। ASCII टेक्स्ट का मतलब क्या है, हमारा जो ASCII टेक्स्ट होता है वो बोला जाता है A to Z कैपिटल में, या फिर स्मॉल में A to Z हो, या फिर जितने सिंबल्स यूज होते हैं, चाहे वो डॉलर हो, हैशटैग हो, एस्ट्रिक हो, डिवाइड हो, या फिर माइनस हो, प्लस हो, या फिर कोई भी सिंबल जो रुपये वाला सिंबल, ये सब क्या होते हैं, हमारे ASCII टेक्स्ट होते हैं। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन एट द डेटा लिंक लेवल इज अचीव बाय, देखो ये आपने सुना होगा एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन, तो इसमें CRC सुना होगा। ठीक है, साइक्लिक रिडंडेंसी कोड। इसमें क्या होता है, एक कोड जो होता है वो भेजा जाता है, और पॉलिनोमियल के फॉर्म में इसको हम चेक करते हैं कि क्या ये हमारा डेटा सही है कि नहीं। पॉलिनोमियल के फॉर्म में होता है और डिवाइड करता है, जो रिमाइंडर आता है उससे हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, CRC यानी साइक्लिक रिडंडेंसी कोड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। What is the maximum font size that can be selected from a font size drop down list in MS Word Excel? तो जो MS Word या सॉरी MS Word या Excel में जो फॉन्ट साइज होता है MS Excel में, ठीक है, वो कितना होता है, 72 दिया होता है। क्लियर है, मैक्सिमम तो 72। ये एक्चुअली में साइज में जो हमारा फॉन्ट होता है उसकी साइज को शो करता है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, द नंबर ऑफ टोकन्स इन द फॉलोइंग लाइंस। आपको भी पता है टोकन्स क्या होता है हमारे, अगर मैं अभी फिलहाल के लिए मान के चल रहा हूं कि पाइथन है, ठीक है, तो पाइथन में अगर टोकन्स की बात की जाए तो टोकन्स कितने टाइप के हो सकते हैं, या तो ऑपरेटर होगा, ठीक है, या तो हमारा क्या होगा, वेरिएबल होगा, और या तो हमारा क्या होगा, कीवर्ड होंगे, या तो हमारा क्या होगा, लिटरल्स होगा, लिटरल्स। और फायर क्या होते हैं। तो ये हमारे 5 टाइप्स के क्या है, टोकन है। अब चलो मैं इस कोड को अगर लिख लूं, फॉर आई, मैं थोड़ा गैप देकर लिख रहा हूं ताकि हम कोड को समझ सकें, ठीक है। बिगिंस, इसको मैं मान ले रहा हूं ए, ठीक है, इसको मान ले रहा हूं बी, इसको मान ले रहा हूं सी, ठीक है, और ये डॉट। अब चलो चेक करते हैं कि इसमें से टोकन्स में कितने टोकन्स आएंगे। देखो फॉर किस में जाएगा, फॉर हमारा जाएगा कीवर्ड में, तो मैं इसको 3 लिख ले रहा हूँ, ठीक है। आई किस में जाएगा, आई इस, एक सेकेंड कलर चेंज कर ले रहा हूँ।
देखो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आई किस में जाएगा 2 नंबर में जाएगा। इन किस में जाएगा ऑपरेटर है हमारा तो मेंबरशिप ऑपरेटर, तो ये जाएगा हमारा किसमें 1 में। ठीक है, रेंज हमारा ये कीवर्ड है तो ये 3 में जाएगा। फिर ये हमारा पंक्चुएटर्स है तो ये किस में जाएगा 5 में। फिर ये वेरिएबल है तो ये किस में जाएगा 2 में। और ये हमारा पंक्चुएटर्स में आएगा तो ये 5, फिर ये 2, फिर ये 5, फिर ये 2 और ये 5 5। आप काउंट करो कितने हो गए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हो गए 12। तुम्हारा 12 क्या हो जाएगा आंसर सही हो जाएगा। देखो टोकन्स काउंट करने के लिए आया था तो आपको ये टोकन्स काउंट करके देखना है। और लिटरली मैं इसका मतलब बताऊं, ये टोकन्स एक्चुअली क्या करता है, जब हम सिंटैक्स एरर जो फाइंड आउट करते हैं ना उसी के पर्पज से करते हैं। क्योंकि जब हमारा कोड रन होता है तो उन्हीं टोकन में क्या करता है उसको डिवाइड करता है। अगर वो किसी टोकन से बिलोंग नहीं करता है तो उसी को वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है और वही हमें एरर क्या होती है जनरेट होकर मिलती है। क्लियर है ये चीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्सर इज मोस्ट पावरफुल पार्सर। तो इसमें जो मोस्ट पावरफुल पार्सर है वो तो देखो डायरेक्टली बोल रहा है कैनोनिकल जो एलआर होता है वो हमारा मोस्ट पावरफुल पार्सर होता है। तो ये तो डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन था तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में पेज फॉल्ट अकर्स व्हेन द पेज इज करप्टेड बाय द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बिल्कुल नहीं। पेज फॉल्ट का मतलब ये होता है कि जब जिस पेज को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं या ढूंढ रहे हैं वो अगर मेन मेमोरी में हमारा नहीं होता है। ठीक है, पेज इज नॉट इन मेन मेमोरी तो एक्चुअली वो पेज फॉल्ट माना जाता है। फिर वो क्या करता है वो जाके मेन मेमोरी में ढूंढता है पेज को। ठीक है, अगर वो नहीं मिलता है तो उसको हम बोलते हैं पेज फॉल्ट। क्लियर है। चलो डैश इज द पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन। तो फ्लो चार्ट हमारा क्या होता है, ये होता है पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा किसका किसका ये हमारा पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन होता है एल्गोरिथम का। क्या होता है एल्गोरिथम का। फिर इसके बाद देखो एक चीज ध्यान रखना है एल्गोरिथम रिटन फॉर्म में होता है। ठीक है, रिटन फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम और वो भी कैसा स्टेप बाय स्टेप। एक चीज ध्यान रखना है स्टेप बाय स्टेप टू सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो फिर कैसा ही एल्गोरिथम होगा। फ्लो चार्ट पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन होता है एल्गोरिथम का। इसके बाद हमारा क्या आता है, इसके बाद हमारा आता है सूडो कोड। ठीक है, सूडो कोड एक्चुअली में कोड की ही तरह होता है बट इसमें ये रहता है कि किसी भी लैंग्वेज को प्रेफर नहीं किया जाता है। जैसे लूप लगाना होता है तो हम लूप लिखते हैं कि लूप लगाएंगे फ्रॉम दिस नंबर टू दिस नंबर, ताकि किसी भी लैंग्वेज में अगर हम उसको यूज करना चाहें तो नॉर्मली कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द रिकरेंस इक्वेशन टी ऑफ एन। देखो टी ऑफ एन को हम डिवाइड कर रहे हैं किसमें टी ऑफ एन बाई 2, फिर उसके बाद +1। तो ये एक्चुअली में अगर आप देखो तो टी को हम क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड एंड कॉन्क्यू। तो ये डिवाइड करते हुए फिर बाद में हम लोग क्या करते हैं मर्ज करते हैं। ग्रेडी एल्गोरिथम क्या करता है जो सबसे मिनिमम कॉस्ट होती है उसको प्रेफर करता है। ठीक है, तो ग्रेडी एल्गोरिथम हो जाता है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। व्हाट इज द मेन ऑपरेशन इन द मर्ज स्टेप ऑफ द मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। नाम से पता चल रहा है मर्ज करना कंबाइन टू सॉर्टेड एरेज इनटू अ सिंगल सॉर्टेड एरे। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट मिनिमम नंबर ऑफ 2:1 मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर्ड टू डिजाइन आर टू 16:1 मल्टीप्लेक्सर। मक्स क्या करता है बहुत सारे सिलेक्टेड इनपुट लाइन को सिंगल एक आउटपुट लाइन में कन्वर्ट करता है। अब देखो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है 2 की पावर n-1। दैट मीन्स कि अगर 16:1 की बात करो तो 16 का मतलब 2 की पावर 4-1, इसका मतलब आंसर आएगा हमारा 15। या फिर हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जो 16 है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 8 आएगा।
फिर जो 8 है उसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, फिर हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, और फिर एग्जैक्टली 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो आप इनको आपस में ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 4, ये हो गया 12, 2 14, और इसको प्लस करेंगे 1 इसके साथ इज इक्वल टू 15। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 3। चाहे आप इसका यूज कर सकते हैं और चाहे इसका। अगर कहूँ इसमें सेलेक्ट लाइन की बात करूँ, सिलेक्शन लाइन कितनी है, तो 16:1 को आप किस फॉर्मेट में लिखो, 2 की पावर n फॉर्मेट में लिखो। जो ये n दिख रहा है ये हमारा क्या होता है सिलेक्शन लाइन, ठीक है, सिलेक्शन लाइन होती है। क्लियर ये चीज? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इन द केस ऑफ स्पाइरल मॉडल रिस्क एनालिसिस परफॉर्म्ड इन, तो देखो सबसे पहले क्या होती है प्लानिंग होती है, ठीक है, प्लानिंग के जस्ट बाद हमारा रिस्क एनालिसिस होता है। बट मैं आपको बताऊं जो स्पाइरल मॉडल होता है, स्पाइरल मॉडल में हम हर एक स्टेप में रिस्क चेक करते हैं, इसीलिए स्पाइरल मॉडल को रिस्क ड्रिवन अप्रोच भी बोला जाता है। तो हर स्टेप में अगर हम चेक करते हैं तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सेकंड, एवरी लूप, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है। फ्लिप फ्लॉप सर्किट कैन बी यूज्ड फॉर, तो आपको ही पता है फ्लिप फ्लॉप, मैं कल वाले लेक्चर में इसको डिस्कस किया था। फ्लिप फ्लॉप जो होता है कौन कौन से होते हैं हमारे, एक होता है हमारा एसआर, एक होता है हमारा जेके, एक हमारा टी और एक हमारा टी, ठीक है, और कोई छूटा तो नहीं है। तो ये हमारे क्या होता है फ्लिप फ्लॉप होते हैं, ये काउंटिंग के लिए यूज होते हैं और स्केलिंग के लिए भी यूज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा बोथ 1 एंड 2, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन सीरीज पसंद आई होगी और सारे क्वेश्चन बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए, ठीक है। इसको फिर से एक बार रिवाइज करके चेक कर लीजिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उससे रिलेटेड जितनी थ्योरी है उसको पढ़ लीजिएगा, और आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर यूजफुल लगा, अच्छा लगा और कंटेंट अच्छा लगा तो अप्रिशिएट करिए, कमेंट करिए और लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सीरीज सबके पास पहुंच सके और हम और भी इस तरीके की वीडियो लेकर आए। तो अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।